हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जो हमारी सीरीज चल रही है उसके पार्ट 4 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज इंसर्टिंग एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर इन अ क्लाइंट। एज द नर्स बिगिंस टू इन्फ्लेट द बैलून, द क्लाइंट स्टार्ट्स टू कंप्लेन ऑफ पेन। विच एक्शन वुड द नर्स टेक? ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक नर्स है जो कि यूरिनरी कैथेटर डाल रही है पेशेंट के अंदर। कैथेटर अंदर जा चुका है, उसके बाद में जो कैथेटर को फिक्स करने के लिए जो बैलून इन्फ्लेट किया जाता है, जिसके अंदर नॉर्मल सलाइन फिल करके उसको सिरिंज से इन्फ्लेट कर रही है। जैसे इन्फ्लेट कर रही है तो पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि पेन की। तो अब कौन सा एक्शन है जो नर्स को लेना चाहिए? कंटिन्यू टू इन्फ्लेट द बैलून, बैलून को इन्फ्लेट करते जाएं। डिफ्लेट द बैलून, स्लाइटली विदड्रॉ द कैथेटर एंड अटेम्प्ट टू री इन्फ्लेट द बैलून। यानी कि बैलून को उसमें से निकाले बाहर, बैलून को क्या बोलते हैं, उससे एनएस बाहर करके कैथेटर को भी थोड़ा बाहर खींचे और उसके बाद में फिर से रीइन्फ्लेट करे। तीसरा है डिफ्लेट द बैलून, कंप्लीटली विदड्रॉ द कैथेटर एंड एंड द प्रोसीजर टू नोटिफाई द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये बोल रहे हैं कि पूरा ही बैलून डिफ्लेट करे, कैथेटर को बाहर निकाले और ये डालना प्रोसीजर बंद करके डॉक्टर को बताए, या फिर स्टॉप इन्फ्लेटिंग द बैलून, allow the saline solution to drain into the syringe and advance the catheter further before re-inflating the balloon। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि इन्फ्लेशन बंद करे, सलाइन को थोड़ा सा बाहर खींचे, यानी कि गुब्बारे को जो है उसको सलाइन को बाहर निकाल के डिफ्लेट करे और कैथेटर को और अंदर पुश करके और फिर से बैलून को इन्फ्लेट करे। तो चार ऑप्शन है। थोड़े से बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको जो है बड़े एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। अब इसका आंसर आपको करना है, ट्राई कीजिए। तो अब यहाँ पे है ना, हमें एक चीज़ समझनी है कि क्लाइंट को पेन क्यों हो रहा है, पेन होने का रीज़न क्या है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, लेकिन थोड़ा सा देखने में ऐसा डिफ़िकल्टी लग रही होगी आपको। इसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। ये देखो, अब जो क्लाइंट है ना, तो उसके जो हमने कैथेटर डाल रखा है, ये देखो यहाँ पे, ये कैथेटर को मैं ड्रॉ करूँगा, ये समझ लो कैथेटर है, ये उसके आगे की टिप है। जब आपने उसमें वाटर आप फिल करते हैं, एनएस फिल करते हैं, तो वो यही बैलून जो है फिल होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आप क्लाइंट का यूरिथ्रा मान लो और ये मान लो उसका ब्लैडर मान लो क्लाइंट का, ठीक है। ये ब्लैडर हो गया। अब जब आपने इसके अंदर फिल करना शुरू किया नॉर्मल सलाइन, तो अगर वो जो टिप ऑफ कैथेटर है वो अभी भी क्लाइंट के यूरिथ्रा के अंदर प्रेजेंट है, तो वो क्लाइंट को ज़रूर पेन करेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेट होगा तो वो क्लाइंट को पेन करे ही करेगा, है ना। इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं, फिर से बनाते हैं। अब ये देखो, ये मान लो क्लाइंट का यूरिथ्रा हो गया, यहाँ पर जो है ये आपने कैथेटर डाला हुआ है और ये इसको मैं एनएस से फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर ये कैथेटर की टिप है जो यहाँ पर फिल हो रही है। ये उसका क्लाइंट का पूरा ब्लेडर है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर यूरिन है और ये आपकी कैथेटर की टिप है। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर एनएस भरना शुरू किया तो ये फिल होकर के, अगर ये टिप ऑफ कैथेटर यूरिथ्रा के अंदर ही है तो यहाँ पर इसको पेन करना शुरू करेगी। अब ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसको बाहर निकाल लें और थोड़ा सा बाहर निकाल के और फिर से इन्फ्लेट करने की कोशिश करें। अब जब वो पहले से ही टिप क्या बोलते हैं यूरिथ्रा के अंदर ही है, तो पीछे खींचने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो फिर से इन्फ्लेट करेंगे हम तो वो फिर से पेन करेगा। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसको और अंदर इंसर्ट किया जाए, अंदर पुश किया जाए, यानी कि ब्लैडर के अंदर चला जाए कैथेटर और फिर इन्फ्लेट करे। अब इस चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ओनली इन्फ्लेशन के टाइम पे पेन हो रहा है, ना कि उसको इंसर्ट करते समय पेन हो रहा है। अगर इंसर्ट करते समय पेन हो रहा है तब तो हमें उसको बाहर निकालना ही है, लेकिन अभी क्या है कि ओनली इन्फ्लेट करने के टाइम पे पेन हो रहा है, यानी कि जब आप बैलून को फुला रहे हैं तभी ओनली पेन हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या चला जाएगा? इसका सही आंसर चला जाएगा आपका सीधा सीधा ऑप्शन 4, जो कि कह रहा है कि अभी बैलून को इन्फ्लेट करना बंद करो, सलाइन को वापस खींचो और कैथेटर को वापस से अंदर डालो और फिर बैलून को इन्फ्लेट करो, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या चला जाएगा? आंसर 4। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन समझने लायक क्वेश्चन था। अब इसका रैशनल देख लेते हैं। क्लाइंट्स पेन ड्यूरिंग इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून मे बी रिलेटेड टू यूरिनरी कैथेटर टिप बीइंग लोकेटेड इन द यूरिथ्रा एंड नॉट द ब्लैडर। तो वो यूरिथ्रा के अंदर ही था, ना कि ब्लैडर में। इफ द क्लाइंट बिगिंस टू कंप्लेन ऑफ पेन विद द इन्फ्लेशन ऑफ एन इनड्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर, द नर्स वुड अलाउ द फ्लूइड इंजेक्टेड इनटू द बैलून टू ड्रेन बैक इनटू द सिरिंज, यानी कि फ्लूइड को बाहर खींचा। देन द नर्स वुड एडवांस द कैथेटर फार्दर यानी कि और अंदर, इनटू द यूरिथ्रा टू द ब्लैडर। तो ब्लैडर तक पहुंचाना है हमें कैथेटर को, ना कि उसको यूरिथ्रा में ही फिल कर देना है। एंड देन अटेम्प्ट टू इन्फ्लेट द बैलून। तो आंसर 4 जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज ऑर्डर्ड डिजिटल रिमूवल ऑफ अ कॉन्स्टिपेटेड क्लाइंट।
हाउ वुड द नर्स पोजिशन द क्लाइंट फॉर दिस प्रोसीजर। एक कॉन्स्टिपेशन है क्लाइंट को, उसका स्टूल जो है बाहर नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि ग्लव्स पहन के उसको हाथ से रिमूव करेगा डॉक्टर, जिसको बोलते हैं डिजिटल रिमूवल ऑफ स्टूल। तो उसके लिए पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी, प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, लेफ्ट लेटरल पोजीशन या फिर राइट लेटरल पोजीशन। इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए और इसका आंसर करने की कोशिश करो। प्रोन पोजीशन, लिथोटोमी, लेफ्ट लाइंग या फिर साइड राइट लाइंग। तो यहां पर आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बेसिक देखना है कि स्टूल रिमूवल के लिए, एनीमा के लिए आप मान लो, इन सभी चीज़ों के लिए क्या बोलते हैं, कोलोनोस्कोपी के लिए, जब भी हमें रेक्टम को एक्सेस करना है तो हमें ये देखना है कि रेक्टम का जो नेचुरल पोजीशन है या फिर कोलोन का जो नेचुरल कर्वेचर है वो किस तरफ जाता है। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे चीज़ देखनी है और उसी के लिए हमें क्या पोजीशन दिलवानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन चला जाएगा आंसर 3। ठीक है, आंसर 3 इसका ऑप्शन चला जाएगा, लेफ्ट लेटरल साइड लाइन पोजीशन। अब ये देख लो, ये डायग्राम यहाँ पर दे रखा है, ये इस डायग्राम को जानबूझ के टेढ़ा किया हुआ है, इसका रीज़न बता देता हूँ क्यों। अब ये देख लो, आपको क्या दिखाई दे रहा है इसके अंदर, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है पूरा, यहाँ पर आपको कोलोन दिखाई दे रहा है, ये कोलोन पूरा है यहाँ पर, इतना इतना। अब ये क्लाइंट की क्या हो गई, ये हो गई राइट साइड उसकी, और ये हो गई क्लाइंट की लेफ्ट साइड हो गई। अब जब लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो जाएगा तो ये कोलोन का कर्वेचर अपने आप इधर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ से निकालना ईजी रह जाएगा। ठीक है, तो इस नेचुरल कर्वेचर के अंदर हमको पेशेंट को रखना है। ऐसे ही एनीमा जब हम देंगे तो एनीमा भी इसी तरीके से दिया जाएगा, तो वो ग्रेविटी के सपोर्ट में अंदर चला जाएगा सीधा सीधा। अब इसके रैशनल को पढ़ लेते हैं। फॉर डिजिटल रिमूवल स्टूल द क्लाइंट वुड बी प्लेस्ड इन अ लेफ्ट लेटरल साइड लाइंग पोजीशन एज दिस पोजीशन फॉलोज द एनाटॉमिकल कर्वेचर ऑफ द कोलोन। फॉर दिस प्रोसीजर एंड मोस्ट प्रोसीजर इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ द रेक्टम एंड सिग्मोइड कोलोन द लेफ्ट लेटरल साइड लाइंग पोजीशन इज आइडियल एज इट फॉलोज द नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द बाउल। When lying on the left side, the fluid flows downhill into the colon. If lying on the right side, ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट हो जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये जो लास्ट वाला जो लाइन लिख रखी है, ये एनीमा की एक्सप्लेनेशन है कि एनीमा इस पोजीशन में क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो इसका बहुत इजी सा है, लेफ्ट लेटरल साइड लाइन पोजीशन इसका आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The nurse is conducting a session about the principle of first aid and is discussing the intervention for a snake bite to an extremity. The nurse would inform those attending the session that the first priority intervention in the event of this occurrence is which action. यानी कि नर्स एक क्लास ले रही है, उसके अंदर क्या बताया गया है कि फर्स्ट एड बताई गई है स्नेक बाइट के दौरान, किसी हाथ या पैर पे सांप ने काट लिया है, तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी इंटरवेंशन है, यानी कि यहाँ पे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ये फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी। Immobilize the affected extremity, remove jewelry and constricting clothing from the victim, place the extremity in a position so that it is below the level of the heart, move the victim to a safe area away from the snake and encourage the victim to rest. सांप ने काट लिया, उसके बाद क्या करना है, जो हाथ या पैर में काटा है उसको इमोबिलाइज कर देंगे, यानी कि उसको मूव होने से रोकेंगे। ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे कि टाइट चीज़ उसने पहन रखी है, उसको हटाएंगे विक्टिम से, हार्ट के लेवल से नीचे रख देंगे हाथ या पैर को ताकि जहर ना फैले, या फिर सांप से दूर लेके जाएंगे और रेस्ट के लिए प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दिख रहा है, हालांकि ऑप्शंस सही हैं सभी, लेकिन मूव द विक्टिम टू सेफ एरिया फ्रॉम द स्नेक एंड एनकरेज द विक्टिम टू रेस्ट, ये यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो प्रायोरिटी पे जो डेंजर है वो तो सांप तो वहीं बैठा है ना, तो सांप से तो दूर लेके जाना ही पड़ेगा पहले बेसिक। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, आंसर 4। आंसर इसका हो गया मूव द विक्टिम टू अ सेफ एरिया। ये 2 बार चला गया ये पेज। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ अ स्नेक बाइट द फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू मूव द विक्टिम टू अ सेफ एरिया अवे फ्रॉम द स्नेक एंड एनकरेज द विक्टिम टू रेस्ट टू डिक्रीज वेनम सर्कुलेशन। 2 काम होंगे इससे, एक तो सांप से दूर जाएगा और रेस्ट करने से क्या होगा, जो वेनम का सर्कुलेशन है वो कम होगा। अगर वो एंग्जाइटी में रहेगा, घबराएगा, इधर उधर भागेगा, तो उससे क्या होगा, जहर तेजी से अब्जॉर्ब होगा बॉडी के अंदर। अगला है ज्वेलरी और कॉन्स्ट्रिक्टिंग क्लोथिंग रिमूव करते हैं जब स्वेलिंग हो उससे पहले पहले। इमोबिलाइजिंग द एक्सट्रीमिटी एंड मेंटेनिंग द एक्सट्रीमिटी बिलो हार्ट लेवल वुड बी डन नेक्स्ट।
हालांकि आजकल ऐसा बोला जाता है कि एक्सट्रीमिटी नीचे रखने से भी कुछ कंट्रोवर्शियल हो गई है थोड़ी चीज़, कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं, लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि इनएक्शन से जो है स्पीड ऑफ वेनम के एब्जॉर्प्शन वो कम होती है। द विक्टिम इज केप्ट वार्म एंड काम, ये काम रखना ज़रूरी है। और ये जो अल्कोहल या चाय वगैरह ये सारी चीज़ें देना उसको मना किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है जहर का वो तेज़ होता है। द विक्टिम नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एन एमरजेंसी फैसिलिटी एज सून एज पॉसिबल। मेन इलाज तो एमरजेंसी में जाके ही एंटीवेनम से ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लाइंट अराइविंग एट द एमरजेंसी डिपार्टमेंट हैज़ एक्सपीरियंस्ड अ फ्रॉस्ट बाइट, फ्रॉस्ट बाइट हो गई है उसको, टू द राइट हैंड। ज़्यादा देर ठंड में हाथ रखने से या बर्फ़ के संपर्क में आने से टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो चला जाए तो उस चीज़ को फ्रॉस्ट बाइट यहाँ पे बोला गया। विच फाइंडिंग वुड द नर्स नोट ऑन द असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट्स हैंड। फ्रॉस्ट बाइट उसको हो गई है, एमरजेंसी में आया है वो, तो उसका जो हाथ है वो कैसा देखने को मिलेगा। अ पिंक एडिमेटस हैंड, पिंक हो गया, एडिमा साथ में है। फायरी रेड स्किन विद एडिमा इन द नेल बेड्स, नेल बेड्स के अंदर एडिमा है और साथ में रेड है स्किन। ब्लैक फिंगर टिप्स सराउंडेड बाय एन एरिथमेटस रैश, फिंगर टिप्स ब्लैक हो गई हैं और वहाँ पे एक रैश मिल रहा है रेडनेस जैसा। अ वाइट कलर टू द स्किन विच इज़ इनसेंसिटिव टू टच, एक वाइट कलर है स्किन का जो कि टच वहाँ पे फील नहीं हो पा रहा है। तो फ्रोस्ट वाइट के अंदर इसका क्या आंसर जाएगा ये आपको देख करके बताना है। देखो ये वाली क्लास के अंदर मैंने स्किन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, तो उन्हीं में से एक फ्रोस्ट बाइट है। फ्रोस्ट बाइट भी अलग अलग ग्रेड के अंदर आता है या अलग अलग टाइप्स के अंदर आता है, तो इसको देखते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सीधा सीधा अ वाइट कलर टू द स्किन विच इज़ इनसेंसिटिव टू टच। अब यहाँ पे बोला है कि फ्रोस्ट बाइट हो चुकी है, अगर फ्रोस्ट बाइट हो चुकी है तो इनसेंसिटिव टू टच स्किन होने ही वाली है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं यहाँ पे अलग अलग स्टेजेस, पहले एक्सप्लेनेशन देख लो। असेसमेंट फाइंडिंग इन फ्रोस्ट बाइट इंक्लूड अ वाइट और ब्लू कलर, वाइट भी हो सकता है ब्लू भी हो सकता है। द स्किन विल बी हार्ड, कोल्ड एंड इनसेंसिटिव टू टच। इनसेंसिटिव टू टच यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज थॉइंग ऑकर्स, यानी कि जैसे जैसे आप उसको गर्मी देंगे धीरे धीरे फ्लशिंग ऑफ द स्किन होगी, यानी कि वहाँ पे फिर एकदम से ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा फिर से। द डेवलपमेंट और ब्लिस्टर, फिर ब्लिस्टर बनेंगे और टिश्यू एडिमा अपीयर्स। ऑप्शन 1 2 3 तीनों इनकरेक्ट हो जाएंगे। ये अब ये देख लो, ये डायग्राम है। नॉर्मल स्किन इस तरह की है, स्किन विदाउट कोल्ड डैमेज। यहाँ पे फ्रोस्ट निप लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, हल्की फ्रोस्ट बाइट होती है जिससे क्या होता है, स्किन इरिटेशन होती है जिससे रेडनेस, कोल्ड की फीलिंग और नंबनेस आती है, सुनपन आता है। सुपरफिशियल फ्रोस्ट बाइट में क्या होगा, स्किन वार्म फील होगी, एक सीरियस इन्वॉल्वमेंट स्किन का होगा और फिर ब्लिस्टर आने शुरू हो जाएंगे। डीप फ्रोस्ट बाइट में क्या होगा, नंबनेस होगी, साथ में हाथ पैरों में सुनपन आ जाएगा जो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा और बड़े बड़े ब्लिस्टर फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे रहता है। रेड वाइट, ब्लूइश वाइट, अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन जो फ्रोस्ट वाइट का मेन यहाँ पे जो था वो यही था, इनसेंसिटिव टू टच एंड वाइट इन कलर, वाइट या फिर ब्लू इन कलर। फ्रोस्ट बाइट का ये हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टाफ नर्स रिव्यूज द नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन इन अ क्लाइंट चार्ट एंड नोट्स दैट द वुंड केयर नर्स हैज डॉक्यूमेंटेड दैट द क्लाइंट हैज अ स्टेज 2 प्रेशर इंजरी। प्रेशर इंजरी यहाँ पर है, बेडसोर बोल दो, डेक्यूबाइटिस अल्सर बोल दो, वो सारी एक ही चीज़ है। ठीक है, प्रेशर सोर भी बोल सकते हैं। इन द सेक्रल एरिया, सेक्रल रीजन के अंदर बेडसोर ग्रेड सेकंड मिला है। विच फाइंडिंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू नोट ऑन असेसमेंट ऑफ द क्लाइंट सेक्रल एरिया, यानी कि डॉक्यूमेंट में उसने पढ़ा कि ग्रेड 2 बेडसोर है, तो अब देखने से जो पेशेंट के ऊपर है वो क्या देखने को मिलेगा, इंटैक्ट स्किन मिलेगी, कहीं से कटी फटी नहीं, फुल थिकनेस स्किन लॉस, पूरा स्किन लॉस मिलेगा, एक्सपोज्ड बोन, टेंडन और मसल, ये मतलब बिना स्किन के दिखने को मिलेंगे, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस ऑफ द डर्मिस। यहाँ पे जो बेडसोर के ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 2 3 या फिर 4, तो उनके बारे में यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, पहचानने का आ सकता है, ऐसे पहचानना है इसको। तो इसका क्या जाएगा आंसर। अब देखो ग्रेड 1 के अंदर क्या होता है, रेडनेस आती है, ग्रेड 2 में क्या होता है, पार्शियल स्किन लॉस हो जाता है, ग्रेड 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस और 4 के अंदर एक्सपोज बोन, टेंडन या मसल। इसका आंसर सीधा सीधा क्या चला जाएगा, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। ब्लिस्टर बनती है ग्रेड 2। अब ये देख लो, पहले फोटो देख लो, ग्रेड 1 में रेडनेस स्किन है, सेकंड में ब्लिस्टर फॉर्म हो गया, 3 में डैमेज टू द स्किन और 4th के अंदर क्या हो गया, टिश्यू लॉस ही हो गया पूरा का पूरा। फिर उससे इन्फेक्शन और इन्फेक्शन से सेप्सिस और उसके बाद में सारी दिक्कतें वहीं से बनती हैं। इन अ स्टेज 2 प्रेशर इंजरी द स्किन इज नॉट इंटैक्ट। रेडनेस जब होती है ना स्टेज 1 के अंदर, स्किन इंटैक्ट होती है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस ये होता है कि फर्स्ट में स्किन इंटैक्ट रहेगी, सेकंड में नॉन इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब होता है कि बिना हटे या बिना फटे। ठीक है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस ऑफ द डर्मिस हैज ऑकर्ड, सेकंड के अंदर होता है ये।
इट प्रेजेंट्स एज अ शैलो ओपन अल्सरेशन विद अ रेड पिंक वुंड बेड विदाउट स्लो. इट में ऑल्सो प्रेजेंट एज एन इंटैक्ट और ओपन रप्चर्ड सीरम फिल्ड ब्लिस्टर. ब्लिस्टर भी सेकंड स्टेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. ये दो चीज़ें याद रखनी है. द स्किन इज इंटैक्ट इन स्टेज 1. फुल थिकनेस स्किन लॉस ओकर्स इन स्टेज 3. जो पूरी तरह से स्किन हटती है वो स्टेज 3 के अंदर जाके हटती है. एक्सपोज बोन टेंडन और मसल इज प्रेजेंट इन स्टेज 4. स्टेज 4 के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है. ठीक है. तो यहाँ पर ये सभी मैंने इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस आपको बताने की कोशिश करी. आज सारे एनक्लिक्स टाइप के क्वेश्चंस लिए थे, बड़े बड़े क्वेश्चंस थे सभी, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अपनी अपनी दृष्टि से. तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी. इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके कोई भी सुझाव है वो कमेंट्स के अंदर आप ज़रूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर. धन्यवाद.